आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन, तुलना करना। आज सभी की आदत बहुत हो गई है तुलना करने की। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी और उसमें जो जो आप जवाब देना चाहें वो अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, तुलना करना अच्छा है या खराब है? तुलना करना फायदेमंद है या नुकसानकारक है? तुलना हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और कंपैरिजन से आप और क्या समझते हैं? और भी इसकी जो गहराई है कि कंपैरिजन किस लेवल तक होना चाहिए, कभी होना चाहिए या कभी नहीं होना चाहिए, ये जो भी आप में से अपना आंसर देना चाहते हैं वो अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। क्योंकि पहले आप शेयर करेंगे उसके बाद मैं सुनाऊंगी तो आपको और अच्छा लगेगा। आप में से जो भी शेयर करना चाहें, सबको छुट्टी है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, गुड इवनिंग शाश्वत, बोलिए। गुड इवनिंग। मेरे को लगता है कि कंपैरिजन काफी मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बट एक लिमिट तक करना चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कंपैरिजन। मतलब सबसे हर पर्टिकुलर एक इंसान से नहीं, बट अगर मेरे को लगता है कि मैं सबसे बेस्ट क्यों नहीं हूँ, और अगर मेरे को लगता है कोई इंसान मेरे से ज्यादा अच्छा है तो मैं उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश, मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं उससे ज्यादा मेहनत करूँ और हम्म। सबसे अच्छा बनूं। अच्छा, वेरी गुड। और कुछ ऐड करना है इसमें कंपैरिजन में? और कुछ बताना चाहते हैं शाश्वत? या दैट्स ऑल व्हाट यू वांटेड टू से? दैट्स वेरी गुड। काफ़ी बार वो भी हो जाता है कि आपकी काफ़ी बार एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ, हम्म। और आपको जब थोड़ा रियलिटी का पता चलता है तो आपको थोड़ा काफ़ी बार डिमोटिवेटिंग भी लगता है। बट ओके। आई गेस उसको अच्छी स्पिरिट में लेके और मेहनत हम्म। करनी हम्म। चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेंगे? रेनू, अनीता, हरिदास भाई, कोई भी करना चाहते हैं शेयर? अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलिए, बाकी सब सुनने के मूड में हैं तो हम इस पर लेते हैं। इसके बहुत सारे पहलू हैं। कंपैरिजन अच्छा भी है और खराब भी है। जब हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं, हेल्दी कंपैरिजन होता है तो वो अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको कोई मोबाइल खरीदना है, आपको कोई लैपटॉप खरीदना है, आपको कुछ और अपनी ड्रेस खरीदनी है, तो आप 4 शॉप्स पे कंपेयर करते हैं, 5 शॉप्स पे कंपेयर करते हैं या ऑनलाइन कंपेयर करते हैं। और फिर जिसकी क्वालिटी बेटर होती है, जिसका प्राइस बेटर होता है, उस हिसाब से आप परचेज करते हैं। इसी तरह से जैसे शाश्वत ने बहुत सुंदर बात शेयर करी कि जब हम हेल्दी वे में कंपैरिजन करते हैं, हमसे कोई बेटर है, तो हम हेल्दी वे में जब करते हैं, अच्छी सेंस में जब करते हैं, तो उस कंपैरिजन में क्या होता है कि हम उसकी क्वालिटीज देखते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या किया जो ये इतना कामयाब हो गया, इतना सक्सेसफुल हो गया। तो मैं भी वही सारे टिप्स यूज करके और मेहनत करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा के, अपनी मेहनत को इंक्रीज करके मैं भी उस चीज को ज्यादा अच्छे से करूं। तो वो जब हम हेल्दी वे में लेते हैं, जब हम सामने वाले के से कंपेयर करते हुए अपने को इंस्पायर करते हैं, कुछ और अपने अंदर टैलेंट्स, योग्यताएं, क्वालिटीज लाने की कोशिश करते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं और अपने आप को हिम्मत देते हैं कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं कर सकता, ये भी तो मेरे जैसा ही है या मेरे जैसी है, इसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जब ऐसा सोचते हैं तो फिर वो हमारा कंपैरिजन जो होता है पॉजिटिव में जाता है। नेगेटिव में कैसे जाता है हमारा कंपैरिजन? कि हम किसी से जब कंपेयर करते हैं तो हम सोचते हैं कि देखो ये तो इतना आगे बढ़ गया, इसने तो कई चीजें, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में है तो ये तो हमेशा फर्स्ट आ जाता है, या स्कॉलरशिप भी ले ली, या इसका तो अच्छे कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन हो गया।
और अगर जॉब के सेंस में लेते हैं और थोड़ी हमारी एज बड़ी है तो देखो ये तो आगे तरक्की करता जा रहा है, हमारी तो अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, ये हमारे फ्रेंड सर्कल का है, ये हमारे बैच का है, या हमारे ही फ्रेंड सर्कल का है, हमारा ही कजन है, ये इतनी कामयाबी पे पहुंच गया, लेकिन हमारी तो अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई क्योंकि हमने चैनल चेंज किया, हमने पहले जो फील्ड चुना था उसको छोड़ के हमने दूसरा चुना। तो हम कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो नेगेटिव कंपैरिजन हो जाता है। और उसमें क्या होता है, फिर हम कहीं ना कहीं कभी उस व्यक्ति से जेलसी भी करने लगते हैं, कभी हेट्रेड में भी आ जाते हैं, और कभी अपने आप को भी बहुत ज्यादा नेगेटिव में, लो फीलिंग में ले आते हैं। या तो सामने वाले से हम जेलसी करने लगते हैं, हेट्रेट करने लगते हैं, या फिर खुद इंफीरियरिटी में आ जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे तो नहीं होगा, हमने तो बहुत बार कोशिश करी, सामने वाला कर लेता है लेकिन हमसे नहीं होता। तो दोनों ही चीजें रहती हैं। हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, और नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो हम पीछे भी जा सकते हैं। तो इसलिए कंपैरिजन अगर हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं तो अच्छा है, नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो खराब भी है, उसके नुकसान भी हो जाते हैं। इसलिए कंपेयर करना गलत नहीं है, कंपेयर करना खराब नहीं है, लेकिन कंपैरिजन को नेगेटिव सेंस में लेने से नुकसान बहुत होते हैं, और मेजॉरिटी आज नेगेटिवली ले लेते हैं। एक मैं छोटी सी एक रियल घटना सुनाऊंगी इस बारे में। एक बार एक 10 साल का बच्चा था, और वो बच्चा जो है न्यूज़पेपर्स बांटता था क्योंकि उसको फैमिली में रिसोर्सेज की जरूरत थी। उसके फादर नहीं थे, मदर थी खाली, और वो इतना वेल ऑफ नहीं थे, तो अखबार बेचता था वो, डेली न्यूज़पेपर्स। तो एक दिन वो जाता है, एक जो उनका कस्टमर होती है एक महिला, और डोरबेल बजाता है। तो वो कहता है कि आंटी क्या मैं आज आपका गार्डन साफ कर दूं? वो कहते हैं क्यों, तुम आज अखबार नहीं लेकर आए? बोला कल जन्माष्टमी थी ना तो छुट्टी थी तो अखबार छपा नहीं है, लेकिन क्या मैं आज आपका गार्डन साफ कर दूं? तो उसने कहा नहीं नहीं जरूरत नहीं है। उसने कहा प्लीज मैं बहुत अच्छे से करूंगा, बहुत सुंदर करूंगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, बताओ कितने पैसे लोगे? तो उस महिला ने पूछा। तो बच्चा कहता है नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे खाना दे देना। तो उसने कहा ठीक है। तो उसको आया भाई पहले इसको खाना खिला देती हूँ, भूख लगी होगी। तो अंदर जाती है, खाना लेके आती है, और उसको देती है बच्चे को कि आप खाना खा लो पहले, फिर सफाई कर देना। तो उसने कहा नहीं नहीं पहले मैं सफाई करूंगा, आप मुझे बाद में ही देना, पहले मैं काम करूंगा। तो सारे गार्डन को बहुत अच्छे से साफ कर देता है, गमलों को भी सही जगह लगा देता है। और जब पूरा कर लेता है फिर उस मकान मालकिन को बुलाता है कि आंटी आप देख लो, मैंने ठीक कर दिया ना सब? तो कहती है अरे तुमने तो बहुत अच्छे से कर दिया, तुमने तो गमले भी ठीक से लगा दिए, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर वो खाना उसको देती है, और बच्चा क्या करता है, अपनी पॉकेट से एक पॉलिथीन निकालता है और उसमें सारा खाना डालने लगता है। तो उसको वो कहती है अरे तुमको भूख नहीं लगी, तुमने इतना सारा काम किया और तुम कह रहे थे तुमको खाना चाहिए, तो तुम तो इसको लेकर जा रहे हो, खा लो इसको यहीं पर। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं इसको घर लेकर जाऊंगा क्योंकि घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, और और कोई है नहीं घर पर, और डॉक्टर ने उनको फ्री दवाई तो दे दी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने उनको दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि माँ को पहले खाना खिलाना फिर दवाई देना, खाली पेट नहीं देना। तो जैसे वो महिला उस बच्चे की ये बात सुनती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है, और उसको आंख में आंसू आ जाते हैं। वो अंदर जाती है और खाना और लेके आती है, और कहती है अच्छा बेटा ये खाना तुम खिलाओ। उसको एक माँ बन के वो उसको तभी उस बच्चे को खाना खिला देती है, और तभी और थोड़ी सी रोटियां बनाती है और बोलती है रुको मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। उस बच्चे के घर जाती है और इसकी माँ को खाना देती है वो, और कहती है कि तुमने अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए, जो तुम कर पाए आज हम अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाते। ये छोटा सा बच्चा, इसको कितना प्यार है तुमसे, और ऐसे ही नहीं फ्री में मांग के मेरे से ले आया, लेकिन इसने
काम किया और उस खाने को खाया नहीं और पहले अपनी भूख को भूल के तुम्हारे लेकर आया। तो वास्तव में कंपैरिजन हमें ऐसी चीजों में करना चाहिए कि आज हम समाज से इतना कुछ ले रहे हैं, लेकिन हम संसार को दे क्या रहे हैं? कहीं हम केवल अपनी पढ़ाई, अपना जॉब, अपनी गृहस्थी, इन्हीं चीजों में लगे हैं, या कुछ पुण्य भी जमा कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें भी जमा कर रहे हैं अपनी लाइफ में? उसको हमें सोचने की जरूरत है कि वो हम कितना कर रहे हैं। तो इसलिए कंपैरिजन जो है वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। इसलिए कंपेयर करना खराब नहीं कहेंगे। दूसरा इसमें एक और फैक्टर आता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कंपैरिजन और एक होता है शॉर्ट टर्म कंपैरिजन। कि शॉर्ट टर्म कंपैरिजन माना कि हमको कोई, हम आपस में यंग हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हम आपस में लुक्स को कंपेयर करते हैं, ड्रेसेस को कंपेयर करते हैं, अपने फुटवेयर को कंपेयर करते हैं, मोबाइल्स को कंपेयर करते हैं, अपनी बाइक को, कार को, घर को कंपेयर करते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अपने पेरेंट्स को भी कंपेयर करते हैं, देखो उसके पेरेंट्स उसको इतनी फैसिलिटी देते हैं, मेरे पेरेंट्स तो नहीं देते, उन्होंने उसको इतना महंगा मोबाइल लेके दिया, मुझे नहीं दिया। उसके पेरेंट्स उसको इतनी फ्रीडम देते हैं, उसको बाहर घुमाने लेके जाते हैं, मेरे मम्मी डैडी तो इतने बिजी रहते हैं, मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते। तो कई तरह से पेरेंट्स को कंपेयर करेंगे, हम टीचर्स को कंपेयर करेंगे, उसका स्कूल बहुत अच्छा है, मेरा स्कूल तो ऐसा है नहीं। या फ्रेंड्स से कंपेयर करेंगे, या नेबर से कंपेयर करेंगे, या कजन से कंपेयर करेंगे कि हम तो इतनी मेहनत करके भी अभी तक स्ट्रगल में ही लगे हैं और उसको तो अच्छा पैकेज भी मिल गया, कंपनी में जॉब भी मिल गया। तो हम शॉर्ट टर्म लेवल पर जो कंपेयर करते हैं, या फिर हम कई बार कंपेयर करते हैं जब छोटे होते हैं, खासकर मैं यूथ की बात कर रही हूँ, हम कंपेयर करते हैं भाई लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, मेरी टीचर मेरे फलाने क्लास फेलो को, मेरे फ्रेंड को ज्यादा पसंद करती है, मुझे कम पसंद करती है। या फ्रेंड सर्कल में आपका ग्रुप है, उसमें इसको ज्यादा पसंद किया जाता है, उसको कम किया जाता है। तो कई बार हम ऐसे ऐसे कंपैरिजंस करते हैं या अननेसेसरी थिंकिंग करते हैं, या सोचते हैं ऐसा ना हो जाए, मैंने ऐसा किया तो वैसा ना हो जाए, या मैंने इस तरह से किया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हम एक बहुत ज्यादा अननेसेसरी थिंकिंग करके अपने मन पर बहुत सारे बोझ ले आते हैं, और वो बोझ हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं, बर्डन्स हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये वाले जो कंपैरिजंस है ना, ये हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि लाइफ में हमारे एम्स जो हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये शॉर्ट टर्म कंपैरिजंस हैं। ऐसे लॉन्ग टर्म्स कंपैरिजंस होते हैं जो हमारी लाइफ के गोल से रिलेटेड है, कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, खाली एज अ करियर नहीं, लेकिन रियली हम लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, हम सबको कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम लाइफ में सक्सेसफुल रहना चाहते हैं। तो ये वाले लॉन्ग टर्म एम्स जो हैं हमारे, हमें इन पर फोकस करना चाहिए। हम शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर कंपैरिजंस जो करते रहते हैं ना, वो हमारी बहुत सारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। और आज मेजॉरिटी यूथ इन चीजों के कंपैरिजन में बहुत चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो फोकस ऑफ एनर्जी हमारी पढ़ाई पे, हमारे करियर पे, हमारे एप्टीट्यूड्स पे, हमारी परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए, उसमें कमी आ जाती है। और उसमें कमी आने के कारण फिर हम डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि आज हमारी लाइफ का, स्पेशली यंगस्टर्स को एम रखना चाहिए कि ये खाली करियर हमारा एम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, वी शुड बी एबल टू मैनेज आवर सेल्स इंडिपेंडेंटली। इतना हमें अपने आप को योग्य बनाना है।
जिसकी आज मैं यंगस्टर्स में बहुत कमी देखती हूँ। मेजॉरिटी में, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मेजॉरिटी में, क्योंकि आज एक एक दो दो बच्चे हैं फैमिली में, और पेरेंट्स बचपन से उनको बहुत सारे रिसोर्सेज देते हैं, तो उन्होंने स्ट्रगल कुछ की नहीं होती है। और जब स्ट्रगल की नहीं होती है, फिर स्कूल से जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं, और आज ऑप्शंस बहुत हैं, फील्ड्स बहुत हैं, तो किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे शहर में जाना पड़ता है उनको पढ़ाई के लिए, और वहां पर अकेले जब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। तो इसलिए बचपन से, जिसको मैं ये नहीं कहती कि आप मास्टर ऑफ ऑल बन जाएं, लेकिन एटलीस्ट जैक ऑफ ऑल तो बन सकते हैं। मुझे सबका माना चाहिए, जिससे मेरा गुजारा चल जाए। मुझे अपने रूम को मैनेज करना भी आना चाहिए, अपनी चीजों को ठीक से रखना भी आना चाहिए। मुझे अपने कपड़ों को छोटा मोटा धोना पड़े वो भी आना चाहिए। एटलीस्ट वन ड्रेस आई शुड बी एबल टू वॉश। कभी नई साधन मिलता है, मुझे बिना बिजली के भी रहना आना चाहिए। कहीं पर हम ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर 3-4 घंटे लाइट नहीं, हम डिस्टर्ब भी हो जाए, और मेरे पास रिसोर्स नहीं है इतना, अगर मैं पढ़ रही हूँ और बजट इतना नहीं है मेरा, और उस समय भी मैं अगर पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहूं, तो मुझे अपने खर्चों को, अपने कामों को, एक दिन का रूटीन आप देखिए अपना, उसमें लिस्ट बनाइए क्या क्या काम, किस किस पर हम कितना डिपेंडेंट हो जाते हैं। छोटा मोटा मुझे अपना पेट भरने के लिए कुकिंग भी आना चाहिए, उसमें चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। और कुछ नहीं, चावल बनाना आना चाहिए, रोटी नहीं भी बेलनी आती है तो सब्जी बनाना आना चाहिए। एक, मैं सारा कुछ नहीं कहती, मुझे कहीं इलेक्ट्रिशियन से कुछ काम कराना है तो थोड़ी बहुत मुझे उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लम्बर से काम कराना पड़ता है उसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा आ गया, धोखा देने वाले बहुत हैं। कहीं पेंटिंग करवानी है तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक्स जब मुझे हर एक चीज का समझ रहती है, तो फिर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है दुनिया के किसी और कोने में जाने की, तो मैं बिना डिस्टर्ब हुए अपने आप को मैनेज कर पाऊंगी, और जो मैं जॉब के लिए या स्टडी के लिए गई हूँ उस पर फोकस कर पाऊंगी। नहीं तो बाकी और जो चीजें हैं जो मुझे खुद अकेले मैनेज करनी पड़ रही हैं, उससे हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में बहुत देखा है, क्योंकि हमको भी बचपन से सब कुछ सीखने की एक शौक था, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने भी हमको डिपेंडेंट नहीं रखा किसी भी चीज में, और उसका रिजल्ट ये रहा कि कितने सारे लाइफ में चैलेंजेस आए जिनको अकेले ही फेस करना पड़ा, और उसको हम बहुत अच्छे से फेस कर पाए। चाहे वो हरिकेन वाला प्रॉब्लम था जब मैं दुबई में, मस्कट में थी, ओमान में, चाहे जब मैं अमेरिका, मेरी फ्लाइट थी एयरपोर्ट से, और फ्लाइट का एयरपोर्ट पे मैं पहुंची हूँ, और वहां पर उस पे काउंटर पे कहते हैं जी आपकी तो आज की फ्लाइट ही नहीं है, और डीलर उस समय फोन नहीं उठा रहा, और मेरे को तो ड्रॉप करने वाले ड्रॉप करके चले गए, और 15 घंटे की अमेरिका की फ्लाइट होती है, और अकेले मैं ट्रैवल कर रही थी पहली बार। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे ही मेरा वीजा का प्रॉब्लम हुआ था एक बार, वीजा इमिग्रेशन पे मुझे रोक लिया गया। बहुत सारे चैलेंजेस आए लाइफ में। कभी एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहाँ अमेरिका एयरपोर्ट पे पहुंची, पहले यहाँ इंडिया में दिल्ली में प्रॉब्लम हुआ एयरपोर्ट पे, फिर वहां पहुंची, 3 घंटे तक कोई लेने नहीं आया मुझे जिनको लेने आना था, इतना बड़ा एयरपोर्ट में अकेले। लेकिन ये सारी चीजें मैं मैनेज कर पाई, हैंडल कर पाई, बिना डिस्टर्ब हुए। उसका रीजन था कि बचपन से हमको पेरेंट्स ने सब काम खुद करने सिखाए, और हमने भी इंटरेस्ट लेकर सब कुछ सीखा। इसलिए तब तो हमारे पास इतने ऑप्शंस भी नहीं होते थे, पढ़ाई के टाइम पर तो हमें कहीं दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम सेवाओं में निकले, जैसे मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ, सेवाओं में इधर उधर हमें भेजा जाता है, तो सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, गांव में जाके, शहर में जाके, कंपनी में जाके। इवन जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था प्रिजन के अंदर, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। और ये मैं बात आपसे आज से 20 साल पुरानी कर रही, 2001 में मैंने फर्स्ट प्रोग्राम दिया था लखनऊ के आदर्श कारागार में, जहाँ पर टॉप लेवल क्रिमिनल्स होते हैं।
ये मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं आपको बता रही, लेकिन आपको एक जिंदगी को ब्रॉडर सेंस से देखने का एक दर्पण दिखाने के लिए बता रही हूँ कि हमको अपने आप को योग्य बनाना है, खाली एकेडमिक में नहीं, खाली सब्जेक्ट में नहीं, हमारी जो पढ़ाई है, हमारे जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं, कॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें नहीं, लेकिन लाइफ की रियलिटीज को फेस करने के लिए भी तैयार करना है। तो मुझे तब कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, और वो वाले उस यूपी के कारागार के मैं एक एक एक्सपीरियंस को डिटेल अभी नहीं ले रही, हिंट्स दे रही हूँ खाली, डिटेल्स कभी और लेंगे एक्सपीरियंसेस की किसी और सेशन में। तो वहां पर हार्डकोर क्रिमिनल्स होते थे जिन्होंने मोर देन 100 मर्डर्स किए हों, किडनैपिंग्स किए हों, ऐसे वाले। और वो अबाउट 60-70 के करीब थे, जिनको बस केवल वो उनका जो जेलर होता था वो बिठा के चला जाता था, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, फिर मैं अकेली और सारे कैदी। और आप सोचिए, आप लोग तो प्यार से सुनते होते, ऐसे घूर के देख रहे होते थे, एंड दैट टू इन अ फीमेल कॉस्ट्यूम। और आज से 20 साल पहले तो मैं तो और छोटी थी। लेकिन जब हम हिम्मत रखते हैं, अपने को प्रिपेयर करते हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर प्रकार से, तो फिर हम लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं। और और ये तो एक सेवा के लिए मुझे वहां जाना था, लेकिन अगर मैं वो हिम्मत नहीं रखती तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती, और आज मेरे पास वो लाइफ का एक्सपीरियंस बन गया। ऐसे बहुत अलग अलग जगह भगवान ने सेवा के लिए भेजा, और चैलेंजेस रहे, लेकिन चैलेंजेस एक अपॉर्चुनिटीज में तब्दील हो गए, हिम्मत रखने से, पॉजिटिव अप्रोच रखने से, और पहले से अपने आप को फिजिकली, मेंटली और टैलेंट वाइज और क्वालिटी वाइज तैयार करने से। तो इसलिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ कि हमको बेसिक सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि फिर हमारी खुशी खत्म नहीं होती। क्योंकि जहां हम डिपेंडेंट हो जाते हैं वहां हमारी खुशी कम हो जाती है। जहां हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इस सेंस में, तो हमारी खुशी बरकरार रहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक और मैं आपसे एक और स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बार एक शहर का राजा था, राजा भोज का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने, उनके एक पंडित जी थे। तो एक बार राजा भोज से किसी ने प्रश्न किया कि सबसे गहरा कुआं कौन सा होता है। तो उन्होंने अपने पंडित जी को रेस किया, तो पंडित जी भी नहीं बता पाए। उन्होंने कहा, राजा ने कहा, अच्छा मैं आपको 1 वीक का टाइम देता हूँ, या तो आप इसका आंसर ढूंढ के मुझे बताइए, नहीं तो जो आज तक मैंने आपको दिया है दक्षिणा, वो मैं आपसे वापस ले लूंगा, और आपको मेरा ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और पंडित जी के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनकी तो आजीविका ही, उनका तो लाइफ माना क्या, जीवन यापन ही उससे चलता था, खर्चा ही उससे चलता था, जो राजा उनको दक्षिणा देते थे, परिवार ही उससे पलता था। तो और उन्होंने, राजा ने कहा था, भी जो पहले दिया था वो भी मैं वापस ले लूंगा। तो ये तो पंडित जी के लिए चिंता का विषय हो गया। बहुत दिन तक वो, 5-6 दिन हो गए, उनको उसका आंसर ही नहीं मिला। तो 7वें दिन वो जंगल की तरफ निकल पड़े, एकांत में विचार करने के लिए, और कि क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने इसका जवाब नहीं दिया राजा को, तो मैं तो कैसे जीऊंगा फिर। चलते गए तो वहां पर एक गडरिया, ये जो भेड़ चलाने वाले होते हैं ना, भेड़ बकरी, शीप्स और ये गोट, इनके ऊपर एक वो होता है पर्सन जो उनको कंट्रोल करता है, उसको गडरिया बोलते हैं। तो वो वहां घूम रहा था अपने उनको लेके। तो उसने पंडित जी को देख के प्रणाम किया, क्योंकि राजा, राज्य का जो पंडित होता है उसको तो सब पहचानते हैं। उसने कहा, पंडित जी, आज आप तो इतने बड़े राजा के पंडित हैं, और आज आप इतने चिंतित, ऐसा क्यों। तो उसने कहा, कुछ नहीं। उसने सोचा, ये तो गडरिया है, ये क्या मेरे प्रश्न का जवाब दे पाएगा, इसको क्या समझ है, मैं इतना महाज्ञानी पंडित, मैं ही नहीं जब ढूंढ पा रहा, तो ये क्या बताएगा, इसको बताने से क्या फायदा। उनका, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा, पंडित जी, मैं भी सत्संगी हूँ, मैं भी सत्संग में विश्वास करता हूँ, आप बताइए तो सही, हो सकता है मैं आपकी समस्या का हल कर पाऊँ, भले मैं छोटा आदमी हूँ। तो परेशान तो थे ही, पंडित जी के पास और कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। और ये भी चिंता थी कि सब कुछ वापस करना पड़ेगा राजा को, शहर छोड़ के भी, नगर छोड़ के भी जाना पड़ेगा।
तो उन्होंने बताई सारी बात। उन्होंने कहा अच्छा बस इतनी सी बात, एक राजा भोज क्या कई राजा भोज आपके पीछे आ जाएंगे, मेरे पास एक पारस पत्थर है तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। उसने कहा अच्छा, तो और आपका सारा जीवन यापन चलता रहेगा उससे, उस पत्थर से जो मांगो वो पूरी करता है इच्छा, लेकिन एक शर्त है मेरी, तब मैं आपको दूंगा। तो उनका क्या शर्त है? तो गडरिये ने कहा उसके लिए आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। अब ये तो पंडित जी के लिए बहुत एक उनके ईगो पर हर्ट था। उन्होंने कहा मैं पंडित और इस गडरिये का चेला बनूं? नहीं नहीं, तो ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मन में सोचा, उनका ठीक है फिर पर पत्थर आपको नहीं मिलेगा और आप तैयार रहिए अपना सारा जीवन यापन का जो राजा ने आपको दिया दक्षिणा वो वापस देने के लिए। उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा चेला बनने को तैयार हूँ। उसने कहा अब तो वो बात गई, अब तो आपको चेला बनने के साथ साथ ये क्या कहते हैं, मैं जो दूध मैं आपको जो ये गाय ये इसका बकरी का दूध पीना पड़ेगा, तब मैं आपको पारस पत्थर दूंगा। मेरा चेला बनने से पहले तो आपको बकरी का दूध पीना पड़ेगा। उन्होंने कहा अरे गाय का दूध पीता हूँ मैं, बकरी का दूध पी के अपना धर्म भ्रष्ट करूंगा? तो कहते हैं ठीक है फिर सोच लीजिए। उनका ठीक है अच्छा मैं चेला बन जा वो बकरी का दूध पीने को। तो कहते हैं अब तो वो बात गई, अब तो मैं इस दूध को झूठा करूंगा तब आपको ये दूध पीने को मिलेगा। उसने कहा तुम तो अपनी हद पार करते जा रहे हो। उसने कहा सोच लीजिए, आप इतना सोच विचार करके कहेंगे तो मैं क्या करूं, आप हर बात को ना कर देते हैं। उनका ठीक है मैं झूठा दूध पी लूंगा। उनका नहीं, अब तो वो बात भी गई, अब तो इस बकरी के दूध को पहले में जो सामने जो ये खोपड़ी पड़ी है किसी मृत व्यक्ति की, इसमें बकरी का दूध निकालूंगा और उसको कुत्ते को चटाऊंगा पहले, मैं झूठा करूंगा और फिर आपको पीना होगा। अब पंडित जी के लिए तो वो समस्या को बड़ा ही करता जा रहा था, एक के बाद एक के बाद एक शर्त लगाता जा रहा था। पहले चेला बनने को कहा, फिर बकरी का दूध पीने को कहा, फिर अपना झूठा दूध पीने को कहा, फिर वो नरकंकाल की खोपड़ में पड़ा हुआ दूध पीने को कहा। उसने कही तो बड़ी समस्या का ठीक है जाइए अपना रास्ता लीजिए। तो पंडित जी उसके लिए भी तैयार हो गए, जिसको कहते हैं ना मरता क्या ना करता। तो उसने कहा पंडित जी समझ आया, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। वो लोभ का कुआं सबसे गहरा कुआं होता है, जिसमें आप अपने लोभ के कारण इस कुएं में धंसते जा रहे हैं। आप मेरी हर बात मानने को तैयार हो गए, कि उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। तो ये लोभ का कुआं है जो सबसे गहरा कुआं है। तब पंडित जी को भी उसकी बात समझ आती है और वो राजा के पास जाते हैं। केवल वो गडरिया तो उनको समझाने के लिए सब बातें करता जा रहा था ताकि उनको महसूस हो, ऐसी वो कह देता तो पंडित उसकी बात थोड़ी मानते। पंडित जी ने तभी मानी ना जब उन्होंने अनुभव किया खुद कि ये जो कह रहा है इसकी बात में दम क्या है, क्या भाव है इसका। तो इस तरह से आज हम साधनों के पीछे इतना भागते जा रहे हैं और उसके आधार पर ही हम तुलना करते हैं, देखो ये तो बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसके पास गाड़ी है, ये अच्छी सुंदर ड्रेस पहनता है, अच्छे बड़े से घर में रहता है, इसके माँ बाप भी बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत रिच हैं। और जो मीडियम होगा साधारण होगा उसको हम नीचे निगाह से देखेंगे। तो ये नेगेटिव कंपैरिजन भी किसी की योग्यताओं के आधार पर नहीं, लेकिन भौतिकता के आधार पर आज हम कंपेयर करते रहते हैं। अगर हमको कोई साधारण वेश में दिखेगा तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। साधारण से मैं गंदे कपड़ों की बात नहीं कर रही, साधारण सिंपल, तो हम सोचते हैं ये क्या जानेगा, इसको क्या पता कुछ भी। हाँ कोई हाई फाई टिप टॉप दिखेगा, चाहे उसको अकल कुछ नहीं हो, मैनर्स कुछ नहीं हो, फिर भी हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, रिगार्ड देंगे। और जो साधारण दिखेगा उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो इस तरह का कंपैरिजन भी हमें जीवन में पीछे की ओर ले जाता है,
क्योंकि आज आप देखो, आज आप किससे दोस्ती करना पसंद करते हो। ये एग्जाम्पल मैंने शायद किसी यूथ के पहले सेशन में भी लिया हो, लेकिन वापस मैं इसको रेस करना चाहूंगी। मान लो आपके दो फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड है जो हमेशा हाजिर रहता है लेकिन साधारण बैकग्राउंड से आता है आपकी मदद के लिए, और दूसरा है जो अप टू डेट है, स्मार्ट है और पैसे वाला है, लेकिन थोड़ा इगोइस्टिक है। जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा आनाकानी करेगा, थोड़ा अपना तड़ी दिखाएगा। तो जब आपको जरूरत है तो आप दोनों अप्रोचेबल हैं, तो किसके पास जाएंगे? जरूर पहले वाले के पास जाएंगे ना। तो सिचुएशन के समय आपने किसको इम्पोर्टेंस दी? वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दी या बाहर के लुक्स को, ड्रेस को, मनी को, स्टेटस को दी? तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। पर जब हमारे ऊपर बात आती है तो हम बाहर की चीजों पर इतना फोकस करने लगते हैं, जो हम आंतरिक, जो हमारा सेल्फ है, हमारी जो इनर पर्सनालिटी है, उसको डेकोरेट करने में, उसको स्ट्रांग बनाने में, उसको अप टू डेट करने में भूल जाते हैं। और हम बाहर की पर्सनालिटी के ऊपर ही सारा फोकस कर देते हैं। मेरे को व्हाट्सएप पर कितने लाइक्स मिले, मेरा ये कितना हुआ, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स कितने बने, मेरे कम क्यों बने, इसने मेरे को लाइक नहीं किया, मैं भी इतना लाइक नहीं करता। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। लेकिन उसकी जगह मुझे जीवन को, मुझे एक तालाब की, एक्वेरियम की मछली नहीं बनना, मुझे सागर की मछली बनना है। हम जीवन को बहुत छोटे दायरे में देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बड़े दायरे में देखें, संसार जो है सागर की तरह है, एक्वेरियम की तरह नहीं है। और जब हम बड़े दायरे में देखना सीख जाते हैं तो फिर हम अपने आप को भी ऊंचाइयों पर ले जाना सीख जाते हैं। नहीं तो बहुत जल्दी हम ऊंचाइयों से पहले ही नीचे आ जाते हैं। मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपैरिजन नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, जबकि हमारा इंटेंशन रहता है कि इससे प्रेरणा ही ली जाए, लेकिन वो पता नहीं चलता कि कब नेगेटिव हो जाता है। हाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव की चेकिंग ये है, मैंने शुरू में शेयर किया था, आप शायद तब तक ज्वाइन नहीं हुए थे। नेगेटिव कंपैरिजन में हमेशा या तो हमें जेलसी आएगी या हेट्रेड आएगी उस व्यक्ति के प्रति जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, या फिर हम अपने आप को डाउन फील करेंगे, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो कर सकता है हम तो नहीं कर सकते। या तो उससे जेलसी हेट्रेड आएगी और उससे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हम थोड़ा इगोइस्टिक हो जाएंगे, उसको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वैसे तो उससे कम है क्वालिफाइड, मना हम उतना अपना आउटपुट नहीं ले पा रहे जितना रिजल्ट उसको मिल रहा है। तो हम उस गैप को कंपेंसेट करने के लिए थोड़ा ईगो शो करते हैं उस समय ग्रुप में, और उसकी बात को अगर कोई उसकी प्रेज भी करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और हम सोचेंगे कि ये इसकी प्रेज क्यों, मैं कोई कम थोड़ी हूँ। ये सारी फीलिंग्स तो ये अपने आप ही चेक करना पड़ेगा। और जहां पर पॉजिटिव कंपैरिजन होगा वहां पर आप उससे प्रेरणा लेंगे कि अरे इसने कर दिया तो मैं भी कर सकती हूँ, ये भी तो मेरी तरह है। लेकिन इसने क्या किया? इसने 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करी, इसने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग करी, इसलिए इसके मार्क्स अच्छे आए, या इसने कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है इसके अंदर जिसके कारण सब इसको ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे कम करते हैं, या इसने ये स्टेज प्रोग्राम इतना अच्छा दिया तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करी जो मैं भी करूं तो मैं भी कर पाऊंगी। तो वो क्वालिटी देखकर हम उससे इंस्पिरेशन लेके अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उसमें जेलसी हेट्रेड में नहीं जाते। वो हेल्दी कंपटीशन होता है। होप आई एम क्लियर आयशा? यस सर, हाँ, थैंक यू।